कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई गलती ना की हो पर तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें डांट पड़ी हो? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलती है। पर ये सब बात मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमारे टोनी भैया इतने भी दूध के धुले नहीं हैं। कुछ गलतियां इनसे भी हुई हैं जिनका खामियाजा उन्होंने भुगता है। पर कई बार मैंने देखा है कि ऐसे विलन्स का नाम उनसे जोड़ा गया है जिनके साथ उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। पर नाम जब जुड़ ही चुका है तो थोड़ा उनके बारे में जान भी लेते हैं और साथ में ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कहीं उन विलन्स के पीछे हमारे टोनी भैया का हाथ तो नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आयरन मॉन्गर एक आदमी जो स्टार्क फैमिली का पुराना दोस्त है और टोनी के पेरेंट्स के डेथ के बाद स्टार्क इंडस्ट्री को भी संभालता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हथियार बना के बेचती है और उससे काफी मोटी तगड़ी इनकम भी जनरेट करती है। अब सोचो, टोनी अगर ऐसी ही किसी कंपनी को बंद कर देगा तो ऑब्डिया स्टेन का गुस्सा आना तो बनता है ना बॉस। बुरी बात है टोनी, बहुत बुरी बात। एक आखिरी सोने का अंडा देना है टोनी। खून का बदला खून। बाप का बदला अगर बेटा नहीं लेगा तो कौन लेगा? जैसे अपने इवान वैंको को ही ले लो। इवान वैंको का फादर एंटोन वैंको और हावर्ड स्टार्क ने मिलकर आर्क रिएक्टर डिजाइन किया था, पर इवान का कहना है कि हावर्ड ने एंटोन को प्रॉपर क्रेडिट तक भी नहीं दिया। ये बुरी बात है, सच है। पर बेटे ने क्या किया? पापा का नाम रोशन करने के लिए उसे आर्क रिएक्टर को रेप्लिकेट किया और उसे डिजास्टरस बना दिया, सिर्फ टोनी को मारने के लिए, जिसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। रिवेंज कांट ऑलवेज बी अ गुड ऑप्शन। अगर तुम में काबिलियत है तो कुछ बेहतर बनाओ इस दुनिया के लिए, पर नहीं, इन जनाब को तो रिवेंज लेना है तो लो जेल में बैठ के। और ये सिलसिला अभी खत्म नहीं होने वाला था क्योंकि मार्वेल को इसमें मजा आने लगा था। इसीलिए द ऑर्डर 8 और 10th में ज़ीक स्टेन नाम का एक किरदार लॉन्च होता है जो कि एक्चुअली ऑब्डिया स्टेन का ही बेटा है, जो आता है अपने बाप का बदला लेने। यस यार टोनी भैया, इसके बाद से ना ऐसे ही किसी विलन को मारना जिसकी शादी ना हुई हो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सोचो आप किसी से बहुत प्यार करते हो पर वो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तो इसके लिए उसकी जान ले लोगे? एल्ड्रिच किलियन को छत पर बुलाकर ठंड के मौसम में कुल्फी बना दी टोनी भैया ने उसकी। गलत बात तो तुम्हारे साथ काम करने की सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इन फुलझड़ियों से निपटकर 5 मिनट में तुम्हें छत पे मिलता हूँ। जरा अपना मुंह मीठा करके आता हूँ बस। अच्छा, तब तक तुम ऊपर मिलते हैं। हाँ, जिसकी वजह से उसका जान लेना तो बनता है ना? लो हम फिर आ गए छत पर। मैं नहीं कहती कि टोनी का केयरलेस एटीट्यूड इग्नोरेबल है, पर जान लेने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको इग्नोर करता है तो आप भी इग्नोर कर दो ना। हर पैसे वाला इंसान मददगार नहीं होता। और तब की टोनी की बात तो जाने ही दो। जब एल्ड्रिच किलियन जैसा आम इंसान भड़कता है ना, तब सारे सुपर हीरोज की बोलती बंद हो जाती है। वैसे ही हमारे हेलमुट ज़ीमो की कहानी हमने सिविल वॉर में सुनी, जो काफी दर्दनाक है, जहां टोनी का बना हुआ शांति दूत पूरी दुनिया में अशांति ले आता है और जिसकी वजह से हेलमुट ज़ीमो की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। इसकी वजह से मैं टोनी को डायरेक्टली जिम्मेदार तो नहीं समझती, पर अच्छा तब लगता है जब टोनी इसकी जिम्मेदारी लेता है। समझ सकते हो डेडिकेशन? कैसे एक आम सा इंसान अपना दिमाग लगा के 2 सुपर हीरोज को मरवा भी सकता है। वल्चर 2012 का चितौरी इन्वेशन याद है? उसके बाद एनवाईसी में जो डैमेज हुआ उसे साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट एड्रियन टूम्स की कंपनी बेस्टमैन सैल्वेज को मिला था, पर टोनी के डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट की वजह से उसके हाथों से वो कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है और उसका बिजनेस ठप हो जाता है। गलत बात है। एक इंसान अगर छोटे से एलियन हथियार से इतना सारा खतरनाक हथियार बना सकता है, तो सोचो अगर सारे वेपन्स उसके हाथों लग जाते तो वो कितना तरक्की कर पाता। टोनी, हर चीज पे डांगर आते हो तुम। टास्क मास्टर शॉक या मैं भी हुई थी जब मुझे पता चला। सिविल वॉर का वो सीन याद है जब स्टीव के हाथों टोनी की जमकर पिटाई हो रही थी।
तब टोनी ने फ्राइडे को स्टीव की फाइटिंग टेक्निक्स एनालाइज करने को कहा और होना क्या था, उसके बाद टोनी ने स्टीव को जमकर पेल दिया। और इसके बाद से टोनी ने हर फाइटिंग में फ्राइडे को सारे सुपर हीरोज की फाइटिंग टेक्निक्स और वीकनेसेस रिकॉर्ड करने को कहा। क्या हो अगर टोनी के सूट का कोई भी हिस्सा या हेलमेट टास्क मास्टर के हाथों लग जाए। और हमने ब्लैक विडो के ट्रेलर में देखा ही है कैसे उसने सारे सुपर हीरोज की एबिलिटी और स्ट्रेंथ को कॉपी किया है। यार मैं जीनियस लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। ये लोग वो कर सकते हैं जो हम आम इंसान सोच भी नहीं सकते, और टोनी में वो काबिलियत है। सही बोलूं, टोनी को लाइक करने का मेरा बस यही कारण है, ही इज टू जीनियस टू बॉर्न। जो भी हो, उसने अपनी काबिलियत को हर तरीके से इस्तेमाल किया है। ये गलत बात नहीं है, पर बुरा तब लगता है जब कुछ लोग उसे चुराकर गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके जिम्मेदार भी टोनी को ठहराते हैं। जो सच है वो ये है कि टोनी थोड़ा केयरलेस है, उसे और थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, पर इसके लिए मैं उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। क्वेंटिन बेक। जब एक कंपनी में आप काम करते हो, उसकी सैलरी पे अपना रिसर्च कंप्लीट करते हो, तो वो रिसर्च उस कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाती है, ना कि उस पर्सन की। पर हाँ, एक रिसर्चर को उसका क्रेडिट देना चाहिए। That Tony turned into a self-therapy machine and renamed Binarily Augmented Retroframing or BARF. पर क्वेंटिन बेक का मिसबिहेवियर और अनस्टेबल माइंड की वजह से उसे कंपनी से निकाला जाता है। अफगानिस्तान का हादसा, फिर एड्रियन, फिर अल्ट्रॉन के बाद टोनी के लिए ऐसे किसी इंसान को एंटरटेन करना पॉसिबल नहीं जो डिजास्टरस सोच रखता हो। क्रेडिट देना चाहिए था, मैं मानती हूँ, पर किसी को गलत साबित करने के लिए तुम दुनिया के लोगों की जान दांव पे नहीं लगा सकते। ऊपर से खुद का हीरोगिरी भी दिखाना जरूरी है। तो लो, लास्ट में आते हैं हमारे सबसे ज्यादा दिमाग रखने वाले चाचा की। यार मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सारे विलन्स के सोच को एक्सप्लेन किया जा सके, क्योंकि फिल्म्स में उन्हें गलत दिखाया जाता है, पर अगर हम अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करें तो ऐसे काफी दरवाजे खुल जाते हैं जो दिमाग को भौचक्का भी कर सकता है। तो वापस आते हैं हमारे टीन के डब्बे वाले अंकल पे। अब बोलोगे कि इसे तो बनाया है अपने टोनी भैया ने, तो इसका जिम्मेदार टोनी भैया ही होगा ना। मैं इनकार नहीं कर रही, पर अगर तुम पहाड़ चढ़ने जाओगे कभी तो एक बार तो गिरोगे ना। एक ऐसा ही सुपर एआई टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश की गई थी जो दुनिया में शांति कायम कर सके, पर यार इंटरनेट में इतने सारे इंफॉर्मेशन मौजूद है तो अल्ट्रॉन भैया क्या करे, पढ़ डाले सब, और उनको पता लग गया कि सारे फसाद की जड़ एलियन नहीं इंसान खुद है। तो भड़कना तो बनता है, इसे आप टोनी की गलती नहीं कह सकते। हम इंसान ऐसे ही हैं, पहले गलती करते हैं और फिर उसे सुधारते हैं। इसीलिए तो हमने पहले वर्ल्ड वॉर 1 देखा, फिर वर्ल्ड वॉर 2 देखा, और अब शांति की बात करते हैं। कितना अजीब है ना। वैसे मैंने सोचा लास्ट में एक्सप्लेन करूं टोनी कैसे एमसीयू का सबसे खतरनाक विलन है। फिर सोचा कि वो एक साइंटिस्ट है, और एक साइंटिस्ट जैसे दुनिया को बना सकता है वैसे बिगाड़ भी सकता है। ये उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है, और टोनी को रोकने वाला कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ एक्सेप्ट हिमसेल्फ। उसने जितनी भी गलतियां की हैं उससे उसने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है, और उसे सुधारने की कोशिश उसने हमेशा की है। इसीलिए मैं कभी नहीं कह सकती इन सारे बवाल के पीछे टोनी का हाथ है, पर हाँ ये जरूर कह सकती हूँ इन सब को सुधारने का जिम्मा टोनी ने जरूर खुद के कंधों पे लिया है। So, Miss Paul,